टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कंटेम्प्रेरी है, इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये जो पेपर है आपका 3 घंटे का आता है। सॉरी, मैं बताना भूल गई, इसका पेपर ई कोड जो है E101 है और ये जो पेपर है आपका 3 घंटे का आता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 80 नंबर के होते हैं। तो ये जो पेपर आपका 3 भागों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तीनों ही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर का होता है। सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से जो है 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 8 ही करने होते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 1 यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है। सेक्शन ए में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके उचित समाधान के लिए सुझाव दीजिए। यहाँ पे पहले एक समस्या बतानी है, उसके बाद ही आपको समाधान के बारे में बताना है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की क्या समस्या रही और उसका समाधान किस तरह से दे सकते हैं। अथवा करके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इन दोनों में से एक ही कर सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा होती क्या है, तो उसके बाद जो है उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करना है कि उसके उद्देश्य बताने हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उच्च शिक्षा स्तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए। यहाँ पे भी आपको क्या है, समस्या बतानी है और समस्या के बाद क्या है, उचित समाधान देना है। उसके हिसाब से ही समस्या के हिसाब से ही समाधान यहाँ पे देना है। अथवा करके यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन दोनों में से भी एक कर सकते हैं। उच्च शिक्षा से आप क्या समझते हैं? उच्च शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में यहाँ पे दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर एजुकेशन? एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हायर एजुकेशन होती क्या है, उच्च शिक्षा होती क्या है। आप लोगों ने देखा वो 12th करने के बाद क्या हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो वो हमारी एजुकेशन जो है उच्च शिक्षा में ही आती है। उसके बारे में बताना है, उसका विकास कैसे होता है और उसके उद्देश्यों को बताना है कि किस तरह से इसके उद्देश्य बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे 3rd क्वेश्चन पर आते हैं, व्यावसायिक शिक्षा स्तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके समाधान के लिए अपने सुझाव दीजिए। अब व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? व्यावसायिक शिक्षा हम यही कहेंगे ना, जैसे किसी बच्चे को काम सिखाना हो गया, कि स्कूल में क्या है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। आजकल पहले नहीं दी जाती थी, अब तो दी जाती है। तो व्यावसायिक शिक्षा की समस्या का वर्णन करना है पहले और उसके बाद क्या है, उचित समाधान भी देना है। व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए इन एक जैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब यहाँ पे भी हमें व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताना है। आप दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़े बहुत मिलते जुलते से। यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, इससे क्या मतलब है? व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है उद्योग सिखाना या फिर किसी काम को सिखाना जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन यापन को चला सके। तो जैसे कि बुनाई करना, ये लड़कियों को बुनाई करना, सिलाई करना ये सिखाया जाता है, ये उनकी व्यावसायिक शिक्षा होती है। जैसे कि आपको होम साइंस लिया जाता है, होम साइंस एक सब्जेक्ट है जिससे व्यावसायिक शिक्षा मिलती है। व्यावसायिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे बताना है। सेक्शन बी में अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 प्रश्न है, 8 में से 4 ही प्रश्न करने होते हैं जो कि 4-4 अक्षर के हैं। राष्ट्रीय खुला विद्यालय पर संक्षिप्त विचार प्रकट कीजिए। राष्ट्रीय खुला विद्यालय क्या है? जहाँ पे व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय खुला व्यवहार मतलब नेशनल ओपन स्कूल। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो है ओपन स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं काफी सारे, जो कि स्कूल तक नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, या फिर वो डेली क्लास नहीं ले पाते हैं। घर की ऐसी स्थिति होती है कि वो लोग क्लास नहीं ले सकते हैं और अपने या तो क्लास ले ले या तो जॉब कर ले। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि नेशनल ओपन स्कूल से ही वो अपनी पाठ्यक्रम को पूरा करें, तो अपनी शिक्षा को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद क्या है, उसके
उद्देश्य बताने हैं यहाँ पर सिर्फ क्या है ये नहीं बताना है, यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, बहुत अच्छे से बताना है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपदीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या कार्य हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बताना है कि इसके क्या कार्य है, वो क्या कार्य करते हैं हम। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए, उन्हें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेमेस्टर प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेमेस्टर प्रणाली आप लोगों ने देखा होगा बीएड वगैरह या फिर क्या कहते हैं बीए वगैरह में जब एडमिशन लेते हैं बीए में, तो हम क्या करते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होता है। ये सेमेस्टर 6-6 महीने के होते हैं, 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं। जैसे कि बीटीसी करते हैं जो लोग, बीटीसी आप लोगों ने सुना होगा, बीटीसी में 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं जो कि कंप्लीट करने होते हैं। इन पर ही संक्षिप्त टिप्पणी करते हैं जिससे छोटे छोटे पार्ट में वो याद करना होता है, रिवाइज करना होता है और इन चीजों को सीखना होता है। समय की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम क्या है? तो इसके बारे में यहाँ पर विशेषताएं बतानी है आपको, और किसी चीज के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ विशेषताएं बतानी है इसकी। अध्यापक शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। अध्यापक शिक्षा के क्या 4 उद्देश्य होंगे? अध्यापक शिक्षा, अब अध्यापक को शिक्षा, आप लोग सोच रहे होंगे अध्यापक शिक्षा, अध्यापक को क्या शिक्षा की जरूरत पड़ गई? अध्यापक तो खुद ही शिक्षित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अध्यापक को भी शिक्षित होने की जरूरत पड़ती है कि उसको किस तरह से बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनको किस तरह से समझाना है। अगर वो एक बात से नहीं समझते, उनको दूसरी तरह से किस तरह से समझाना है, उनको किस तरह कंट्रोल करना है बच्चों को, इस तरह से उनको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं रखना है बच्चों के साथ, क्या है प्रेम व्यवहार रखना है, जिससे कि वो आराम से सीख सके, आप लोगों को समझ सके। तो इसके उद्देश्य बताने हैं कि क्या 4 उद्देश्य बताने हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं क्या हैं? मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या विशेषताएं होंगी? मुस्लिम कालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो बहुत मतलब 4 ही विशेषताएं यहाँ पे बतानी है। इसके बाद खंड सी में यहाँ पे देखा हुआ है कि 8 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों में से 8 ही करने यहाँ पे, जो कि 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पे देखिए ये सर्व शिक्षा अभियान की 2 विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं यहाँ पर भी बतानी है आपको, विशेष कि सर्व शिक्षा अभियान की क्या विशेषता है। जैसे कि 100% नामांकन होता है, इसमें 100% नामांकन जरूर होता है, और 100% पहुंच भी होती है, हर बच्चे तक उसको पहुंचाया जाता है। इस तरह से विशेषताएं लिखनी है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। अब यहाँ पे बताते हैं संविधान के अनुच्छेद जो 45 में 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को जो है बच्चों को जो है 10 वर्ष के अंदर ही जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी थी, वो अब राज्य सरकार देने में असमर्थ रही। तो उसको देने की बात क्या है, सारी सुविधाएं देने के लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई, प्राथमिक शिक्षा दी गई। लेकिन प्राथमिक शिक्षा देते समय ये भूल गए कि उनको कौन सी सुविधाओं की जरूरत है। इसके लिए जो है स्कूलों में क्या होना चाहिए, अध्यापक सामग्री होनी चाहिए, कक्षा शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, खेल सामग्री होनी चाहिए, पुस्तकालय सामग्री होनी चाहिए, भवन होने चाहिए, अच्छे स्वच्छ शौचालय होने चाहिए और ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, सभी चीजें होनी चाहिए ना इसके लिए। तो यहाँ पे बताना है। मुदालियर कमीशन द्वारा बताई गई शिक्षण विधियों के नाम क्या हैं? मुदालियर कमीशन द्वारा बताई गई 2 शिक्षण विधि, ऐसी 2 विधियों के नाम बताना जो मुदालियर कमीशन द्वारा बताई गई थी। कौन सी विधियां थी वो? जैसे प्रयोगात्मक हो गई, प्रदर्शनात्मक हो गई, ये ऐसी विधियां बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका आता है व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ नेट, एनईटी एंड एसईटी, नेट एंड सेट। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या है? तो यहाँ पे एनईटी का अर्थ जो है इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एसईटी की फुल फॉर्म होगी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में और इसका संशोधन किस वर्ष में किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स में भरने आपको। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर
और किसकी समस्या सबसे अधिक है? कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिनकी समस्या सबसे ज्यादा अधिक थी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कशॉप डैश और डैश कोर्स उच्च शिक्षा स्तर पर कार्यरत अध्यापकों के लिए मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी यहाँ पे आपको फिल करनी है। यहाँ पे इसके बाद आता है आपको कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करने के लिए। कोलकाता विश्वविद्यालय कमीशन किसने बनाया था? विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन किसने बनाया था? माध्यमिक शिक्षा कमीशन, भारतीय शिक्षा कमीशन किसने बनाया था? ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि किसने बनाया था। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन जो है सैडलर कमीशन ने बनाया था, और विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन जो है राधाकृष्णन कमीशन ने बनाया था, और माध्यमिक शिक्षा कमीशन जो है मुदालियर कमीशन ने बनाया, और भारतीय शिक्षा कमीशन कोठारी कमीशन ने बनाया था। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से बोल रहे हैं हमको, किस तरह से मैच करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वुड का आदेश पत्र 1854 घोषित हुआ था। ये आपको सत्य असत्य में बताना है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि वुड का जो आदेश पत्र है वो 1854 में ही घोषित हुआ था। तो यहाँ पे आपको सत्य पर टिक कर देना है। लॉर्ड मैकाले को 1834 में भारत भेजा गया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात भी सही है कि लॉर्ड मैकाले को जो है 1834 में ही भारत भेजा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1864 में जमा की थी। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि 1864 में ही जमा की थी। मुदालियर कमीशन का अधिकार क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा से था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हाँ, माध्यमिक शिक्षा से ही था उसका अधिकार। तो ओके बाय फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।